आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। अरशद शरीफ तेरे खून से इनकलाब आएगा। इनकलाब 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 जिंदाबाद। अरशद शरीफ जिंदाबाद। ये नारे लगाए गए हैं कल आधी रात के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सैकड़ों लोगों ने, क्योंकि अरशद शरीफ का जसद खाकी पाकिस्तान पहुंच चुका है। अरशद शरीफ ताबूत में पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और उनकी मैयत को वसूल करने के लिए सैकड़ों लोग कल रात को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने इनकलाब के, अरशद शरीफ के नाम के नारे लगाए और कुछ ताकतों के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए गए। पाकिस्तान की सियासी हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। सिर्फ 2 दिन के अंदर हालात ने एक नया पलटा खाया है, एक नई टाइड है, एक नई लहर है और इसकी वजूहात में एक बड़ी वजह अरशद शरीफ का कत्ल है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में ये बताया था कि अरशद शरीफ का ये कत्ल कोई छोटी बात नहीं है, इसमें मिट्टी नहीं डाली जा सकती। मिट्टी पाव वाला ये मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या बनेगा। ये एक सानिया है और पाकिस्तान के चंद बड़े सानियात में और केसेस में ये एक ऐसा केस बनेगा। ऐसा ही हुआ है। अरशद शरीफ के कत्ल का केस एक बहुत बड़ा केस पाकिस्तान का बन चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इसकी जुडिशल कमीशन बना दिया गया, ऐलान कर दिया उन्होंने, और उस जुडिशल कमीशन में कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा, अरशद शरीफ की फैमिली जिनके ऊपर अपना एतमाद का इजहार करेगी, जिनको वो चाहेगी, जो मीडिया की पर्सनालिटीज़ भी हो सकती है और कुछ और लोग भी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसमें बाहर के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कुछ बाहर की, दूसरे ममालिक की जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं और कुछ ऐसे इदारे के जो इस तरह के मामलात पर काम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस से भी हम कुछ इस तरह की मदद ले सकते हैं, ऐसे मामलात के जिस पे किसी को ये, ख़ास तौर पर अरशद शरीफ की फैमिली को ये ना लगे कि कोई ज़्यादती हुई है। ये तो मैंने आपको एक ऐलान बताया, लेकिन जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं उनमें एक और बड़ी तब्दीली ये है कि इमरान खान ने कल लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने एक तकरीब में ये कहा कि वो जुम्मे के रोज़, फ्राइडे को, लाहौर लिबर्टी चौक से निकलेंगे और लाहौर के लिबर्टी चौक से वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। ये एक ऐसे मौके पर नज़र आया कि जिस वक्त ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान की वो तहरीक और उनका वो स्टैंड के जो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा था, इस एक कत्ल के बाद ऐसा लगता है कि उसको ताकत मिल गई है। और ये ताकत किस हद तक मिली है ये हमें नज़र आएगा लॉन्ग मार्च में। इसकी वजह ये है कि ऐसे बेशुमार लोग कि जो उनके कुछ ख़िलाफ़ इस बात पर कि उनकी बहुत सारी बातों को नापसंद करते थे, या जो वो समझते थे कि जो वो कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ कह रहे हैं, इतना नहीं होना चाहिए। अब उनमें से भी बेशुमार लोग ऐसे हैं कि इस कत्ल के बाद वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि वो इस लॉन्ग मार्च में शामिल हों। DGISPR की तरफ से भी इस बारे में बात की गई है। मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर हमने देखा कि वो आते रहे और उन्होंने बात की जिस पे तहकीकात होनी चाहिए, अरशद शरीफ को जाना क्यों पड़ा और कौन फ़ायदा उठा रहा है, ये कहना है तर्जुमान पाक फ़ौज का। और उन्होंने कहा कि निजी टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि अरशद शरीफ वाक़े की मुकम्मल तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। हुकूमत से हमने रिक्वेस्ट की है कि एक हाई लेवल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कीनिया के प्रेसिडेंट से भी इस वाक़े पर उनसे कांटेक्ट किया है, बातचीत हुई है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हमने कहा है। देखना यह है कि किसने उनको जाने के लिए कहा और ये जो है इससे किसको फ़ायदा हो रहा है। कोई इस तरह की बात जो है इसमें की गई है। लेकिन इसके साथ ही इस तरह की भी कुछ ऐसी ट्वीट्स भी आई जिसमें कहा गया कि इदारों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त बात कर रहे हैं और जो लोग इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और बग़ैर किसी प्रूफ के और बग़ैर किसी एविडेंस के वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अरशद शरीफ का कत्ल इसने करवाया है या इस तरफ से किया गया है, जो गालम गलूच और जो बहुत अरसे से वैसे तो कैंपेन जो चल रही है उसके बारे में आप जानते हैं, इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह की। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का, इस सिलसिले में इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम लगाने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आमिर मतीन साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उनका ये कहना है कि सवाल ये है कि अगर आपका अरशद शरीफ के कत्ल में कोई हाथ नहीं तो फिर हर चैनल को फ़ोन करके डराया क्यों जा रहा है कि क्या कहना है और क्या नहीं। सीधा मार्शल लॉ लगाएं और हर सरकश को अरशद शरीफ की तरह मरवा दें। इतने ड्रामे की क्या ज़रूरत है। ट्वीट्स तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन हम किसी ऐसी ही जर्नलिस्ट या पर्सनालिटी की बात कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में कि जो क्रेडिबल हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी। यही वजह है कि वैसे तो जितने मुंह उतनी बातें इस वक्त हो रहा है, लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगी क्योंकि ज़ाहिर है, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी जिनकी है उनकी तो हम कुछ बातें कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक ये भी है कि गुस्सा भी नज़र आ रहा है, गम गुस्सा। इसकी वजह ये है कि जो आमिर मतीन हैं वो अरशद शरीफ के बहुत ही करीबी और गहरे दोस्त थे।
तो इस बात पर यकीनी तौर पर जो एक लावा उबल रहा है दिलों के अंदर, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह तो निकलेगा। लेकिन ये बात जो कही गई है, इसमें एक और बात भी है, इंडिकेटर। आप बात ये याद रखिएगा कि अरशद शरीफ एक इन्वेस्टिगेटर, रिपोर्टर और जर्नलिस्ट थे, लेकिन उनको बहुत अरसे तक प्रो फौज भी कहा जाता था। यानी उन्होंने बहुत सारे ऐसे इलाकों में जाकर, वज़ीरिस्तान से लेकर और फिर ऐसे जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हर जर्नलिस्ट जाकर वहाँ पे काम नहीं कर पाता, वहाँ पर भी जाकर ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो फ़ौजी ऑपरेशन होते रहे उनकी, वो सब कवरेज वो करते रहे। और इसके अलावा भी उनकी बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ थीं, इस हवाले से उनकी पिक्चर्स, वीडियोज़ भी आती रहती थी और उनके बारे में यही बात कही जाती थी कि वो तो मतलब यहाँ तक जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये तो फ़ौज का बंदा है, ये तो ये है, इस तरह से किया जाता था। लेकिन कुछ अर्सा पहले उनके अंदर एक इनकलाब नज़र आया और उन्होंने इसके बरअक्स इस तरह की उनकी रिपोर्टिंग रही। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और अब मैं अपने प्रोग्राम के उस हिस्से पर आऊं कि जिसमें मैंने आपको ये बताना है कि अरशद शरीफ के कत्ल में इस वक्त तक क्या क्या कुछ सामने आ चुका है, कीनिया में उनके साथ जो कुछ हुआ है, वो जो कुछ हुआ है उसमें क्या नई चीज़ें सामने आई हैं। बहुत हैरतनाक है, अजीबोगरीब है, बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अब तक बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल जो अभी तक के वाक़यात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगी। पहले आप ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए कि इमरान खान साहब, मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को शुरू हो रहा है, मैं जुमे को लीड करूंगा। उसको 11 बजे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह लिबर्टी में, जिधर हम जमा होंगे और उसके बाद हमारी मार्च शुरू हो जाए। ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है। इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया, देखने के लिए हम जुल्म का मुकाबला करते हैं। अरशद शरीफ, इसको जब धमकी आई, नामालूम नंबरों से धमकी आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रिजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, पहले दफा नहीं माना। फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को नामालूम नंबर से धमकियां मिलती थीं। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं, कि वो सच ना बोले, तो मैंने अरशद शरीफ को कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ ना माने, लेकिन फिर मैंने एक मरतबा फिर दोबारा उनको कहा कि उनको बाहर चले जाना चाहिए, वो बाहर चले जाए। और उसके बाद फिर पता ये चला कि पेशावर एयरपोर्ट से अरशद शरीफ दुबई गए हैं। जब वो अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के दुबई गए और वहाँ उनका वीज़ा ख़त्म हुआ, तो ये लोग उन्हें इसलिए वापस बुला रहे थे कि वो सच ना बोले। और उनके साथ भी ये लोग वही करना चाहते थे जो इन्होंने आज़म स्वाति के साथ किया और जो उन्होंने शहबाज गिल के साथ किया। हमने ये भी देखा कि सदर पाकिस्तान अरशद शरीफ के घर गए तो वहाँ पर उनकी बेटी ने उनसे जो चंद सवाल किए वो भी हमें पता चले। उन्होंने उनसे ये कहा कि क्या आपको मालूम है कि अरशद शरीफ को बाहर जाने के लिए किसने कहा था, मुल्क से चले जाने के लिए उनको किसने कहा। इसका सदर पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया उस वक्त। फिर उन्होंने एक और बात की कि हम आपसे ये भी चाहेंगे कि जो इंक्वायरी हो उसको पब्लिक किया जाए, वो सबके सामने हो, ताकि पब्लिक उसको देखे और उस तरीके से पब्लिक वो रिएक्ट भी कर सके या वो अपना मौक़िफ़ भी बीच में शामिल कर सके। कुछ इस तरह की उन्होंने बात की। तो फिर कोई और भी साथ बैठा था जिस पर सदर साहब से उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन और जो अब जुडिशल कमीशन ये बनने लगा, इसकी इंक्वायरी पब्लिक की जा सके। तो उसका भी वो उस वक्त तो ज़ाहिर है कि जवाब नहीं दे सके। बहुत सवाल उठ रहे हैं कि अगर अरशद शरीफ मुल्क के अंदर रहते और उनको गिरफ़्तार कर भी लिया जाता तो क्या होता। उनको शहबाज गिल
और आज़म सवाती की तरह उन पे जो तशद्दुद किया जाता, जो उनको अंदर रखा जाता, इसी तरीके से उनकी बेइज्जती की जाती, मारपीट होती, फिर वो उनके लिए पटिशन दायर होती और फिर उसके बाद वो रिहा हो जाते। यही होता, इतना ही होता, लेकिन वो मारे ना जाते। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ को कत्ल करना आसान काम नहीं था, जो भी करना चाहता था, जो भी है। हम ये बात नहीं कर रहे कि इस वक्त के किसने किया, नहीं, मैं इस वक्त ये बात कर रही हूँ कि मुल्क के अंदर एक सहाफ़ी जितना उसको प्रोटेक्शन हासिल होती है, और एक बड़े सहाफ़ी की हम बात करें। मैं ये देख रही थी कि उनके जो लॉयर हैं शुएब रज़ाक, उनका भी यही कहना है, जिन्होंने कि अब पटिशन उनके लिए जो जुडिशल कमीशन बना है उसके लिए जो भी वो कर रहे हैं इस सिलसिले में, उनका कहना है कि मैंने अरशद शरीफ को कई मरतबा कहा कि तुम बाहर ना जाओ। जब उनको ये पता चला कि अरशद शरीफ बाहर जाने का सोच रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहते मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं था कि अरशद शरीफ को बाहर जाना चाहिए। लेकिन जिस वक्त वो बाहर चले गए तो शायद वो प्लेन में थे उस वक्त के, जब जिस वक्त उन्होंने उनको मैसेज किया कि मैं जा रहा हूँ था। ये भी था कि जिस वक्त उन्होंने यहाँ से फ्लाई किया उसी रात उनको ये पता चला कि उनकी गिरफ्तारी का मामला आ चुका है और उनका प्लान बन चुका है उनको गिरफ्तारी का, तो इस वजह से वो बाहर चले गए। ये सब बातें सामने आ रही हैं। अच्छा, वो दुबई पहुंचते हैं तो दुबई पहुंचने पर दुबई हुकूमत उनको ये कहती है कि आप 24 घंटे के अंदर या कुछ घंटे देती है कि इसके अंदर आप वापस चले जाएं, वरना फिर हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। जिसके बाद वो ये फैसला करते हैं कि वो कीनिया चले जाएं। वो यूके या अमेरिका इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनके पास यूके का या अमेरिका का वीज़ा ही नहीं था। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा सुना है कि कोई इतना हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट, जिसको इतने थ्रेट्स हों, जिसको इतनी धमकियां हों कि उसकी जान के लाले हों, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख चुका हो। उनके बहुत करीबी दोस्त जिनमें आमिर मतीन, मोहम्मद मालिक, ये काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मौजूद थे, ये सब इकट्ठे ही होते हैं, रऊफ़ क्लासरा भी और सारे। तो उन्होंने ये कहा, मालिक साहब ने या फिर आमिर मतीन साहब ने, कोई ऐसी बात की उन्होंने कहा कि बार बार उनको कहा हमने कि वीज़ा तो लगवा लो, अच्छा तुम इस मुल्क का वीज़ा तो लगवा लो, तुम ऐसा करो कि इंग्लैंड का वीज़ा लगवा लो, अमेरिका का लगवा लो। लेकिन वो उन्होंने कहा मैं बाहर जाना ही नहीं चाहता, आप क्या बात करें, मैं यहीं पर हूँगा, मैंने नहीं जाना, मैं क्यों वीज़ा लगवाऊँ। और वाकई उन्होंने वीज़े नहीं लगवाए। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने पेट्रियाटिक थे, या कि वो बाहर नहीं जाना चाहते थे, वो कह रहे थे कि वो अपने मुल्क में ही रहेंगे, उनको धमकियाँ इसके बावजूद। उनके वकील का ये भी, शुएब रज़ाक साहब का ये भी कहना है कि अरशद शरीफ क्योंकि एक ही ड्रेस में वो अपने कई व्लॉग्स कई दिन तक करते रहे, तो लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास तो ना पहनने को कोई ख़ास वहाँ पे था, जिस जगह पे वो रह रहे थे उनके पास फैसिलिटीज़ कोई नहीं थी, बड़े मुश्किल हालात में थे, क्या पैसों की भी उनके पास कमी थी। अच्छा देखिए, इस्लामाबाद में भी आप उनका घर देखें तो वो बिल्कुल मामूली सा घर है, कोई वो आलीशानी इस तरह का नहीं। हालांकि जो ARY चैनल, ऐसे चैनल्स हैं, तो बहुत टॉप क्लास एंकर्स थे और उनके तो बहुत हाई क्लास सैलरी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर ऐसा क्यों है। लेकिन हर बार इंसान के अपने जो हैं वो ख़र्चे भी होते हैं अपनी। उनकी ये भी कहा जाता है कि उनकी एक से ज़्यादा शादी है और उनके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, जो कि सब, एक उनका बेटा बड़ा कनाडा में पढ़ने के लिए भी गया था 2 महीने पहले, यानी टीनेजर्स हैं सब, तो खर्चे भी अपनी जगह पर होते हैं। ये तो खैर एक अलग मौजू है, हैरानी की बात है, लेकिन ये भी जिस तरह बहुत सारी हैरान कुन बातें सामने आ रही हैं उसी तरीके से एक ये भी है, इस वजह से मैं इसकी बात करी थी। लेकिन इसकी एक बड़ी अहम बात ये कि वो वहाँ पर अपने आप को हाइड कर रहे थे और उनको ये था कि उनको मार दिया जाएगा, उनके ऊपर नज़र है। वो किसकी है हम नहीं जानते, वो वहाँ की थी, कीनिया में रहने वाले किसी उसकी लोगों की स्क्वाड की, क्योंकि कीनिया के जर्नलिस्ट इस बातें में जो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो कई जर्नलिस्ट तो ये कह रहे हैं कि उनके पीछे पीछे कोई स्क्वाड वहाँ तक गया था। और कुछ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वहीं पर मौजूद लोग, उनके साथ 2 लोग थे, जिसमें एक खुर्रम का नाम आ रहा है और एक वकार। खुर्रम वो कहे जा रहे हैं कि जो उनके साथ उस वक्त गाड़ी चला रहे थे। मुख्तलिफ ज़राए हैं और मल्टीपल सोर्सेज और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ही है और आपस में तजाद भी है इसमें। जैसे कि ये बात कही जा रही है कि वहाँ पर जिस दिन उन पर यह अटैक किया गया, उस दिन ये एक वजह बनाई गई कि उन्होंने एक बच्चे को अगवा किया। अच्छा, और वहाँ पर क्या था कि एक आदमी ने ये बताया कि वो एक दुकान पर खड़े होकर कुछ ख़रीद रहा था और उसकी गाड़ी साथ खड़ी थी और उसमें उसका बेटा भी था। लेकिन जब उसने थोड़ी देर के बाद मुड़ के देखा तो ना तो वो गाड़ी थी और ना ही, ज़ाहिर गाड़ी नहीं थी तो उसका बेटा भी नहीं था। तो वो ये समझा कि ये तो अगवा हो गया, जिस पर उसने इत्तला दी पुलिस को। पुलिस उस गाड़ी को ढूंढने के लिए और उस अगवाकार को ढूंढने के लिए निकली और उसने गलती से अरशद शरीफ जिस गाड़ी में थे उसका पीछा किया और उनको मार दिया। ये है एक कहानी सबसे पहले जो हमें कीनियन पुलिस की तरफ से और उनकी हुकूमत की तरफ से सामने आती है कि ये हो गया है। यही वजह है कि मिस्टेकन जो आइडेंटिटी कहा जा रहा है वो इस बिना पर यह केस बना। लेकिन फिर उसके बाद एक और स्टैंड सामने आया कि वो तो पहले ही मिल चुका था,
वो जो आदमी है उसने ये कहा कि उसका तो बेटा पहले ही मिल चुका था। उसके बाद कीनिया के जर्नलिस्ट खड़े हुए और उन्होंने जब ये देखा कि ये इतना बड़ा केस है तो उन्होंने कहा कि नहीं, अरशद शरीफ यहाँ पर जो पहुँचे हैं और उनसे के साथ ये जो कुछ हुआ है, ये जो पुलिस बता रही है या जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात ये कही जा रही है कि वहाँ की पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है, वो इस तरह नहीं कर सकती गलती से। दूसरी बात ये की जा रही है कि ये किसी को वहाँ पे ख़रीद के ये काम करवाया गया। अच्छा, फिर एक और बड़ी बड़ी बातें जो आ रही हैं कि कीनिया एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप देखिए बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ बन चुकी हैं। बल्कि मैंने अपने ट्विटर पे भी एक डॉक्यूमेंट्री सामने नज़र आई, अल जज़ीरा की थी वो, जहाँ पर ये बताया गया था कि वहाँ पर दुनिया भर के जो किराए के कातिल हैं वहाँ पर उनको किस तरह भेजा जाता है और किस तरह ख़रीदा जाता है। तो ये क्योंकि एक जगह वो ऐसी है और सभी जानते हैं और इसके ऊपर अब ये चीज़ें पब्लिश की जा रही हैं, तो फिर ये सवाल उठ रहा है कि अरशद शरीफ को वही जगह मिली थी जाने के लिए, वो कीनिया उनको लेकर कौन गया? तो क्या ये देखें, इस तरह के जो बड़े बड़े केसेस होते हैं उसमें ट्रैप भी होते हैं। 9 गोलियां चलाई गई हैं और 9 गोलियां चलती हुई गाड़ी पर आप जब चलाते हैं तो आप गाड़ी रोकने के लिए जब कोशिश करेंगे तो किसको लगनी चाहिए? ड्राइवर को, कि रुक जाए। अगर वो वैसे नहीं रोक रहा, पहले टायरों को मारी जाएंगी और फिर बात नहीं अगर रुकेगा तो क्या होगा कि ड्राइवर को मारी जाएंगी। ये कैसी पुलिस है? ये कैसे लोग हैं कि जो गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो ड्राइवर को सही सलामत छोड़ देते हैं और जो साथ बैठा हुआ एक पैसेंजर या बंदा है उसके बिल्कुल सीधे सर में गोली मारते हैं। यही वजह है कि स्नाइपर की बात की गई कि ये स्नाइपर शॉट है और वो सही है, वो गलत नहीं है। वो जो जिस तरीके से उनको गोलियां लगी हैं सर में जो मारी गई है, उससे ये नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही महारत से, कहा यह जा रहा है कि ये बड़ी महारत से किया गया। ये हम तो इसके एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, लोग ये सब बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़े क्रेडिबल लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह कि मैंने भी सवाल उठाया था कि ये कैसे हो गया कि इतनी गोलियां चलाई हैं पुलिस ने और साथ जो ड्राइवर है वो बच गया और साथ वाला बंदे को इस तरीके से मारा है। इमरान खान जो लॉन्ग मार्च लेकर निकल रहे हैं उसमें एक मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी वजह ये है कि अब ये जो कत्ल है, ये इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये जो उनका स्टैंड है उसको ये बहुत ताकत देता है, ठीक है। और अगर इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च कामयाब होता है तो अरशद शरीफ को भी क्रेडिट जाएगा। My friend Arshad Sharif was killed in Nairobi, and he was forced to live in exile due to his investigative reporting about the specific political system of Pakistan. So we often talk about this. So what is your message to the Pakistani leadership to fulfill their commitments regarding press freedom? Well, first, I express my condolences to you. I express my condolences to Arshad's colleagues, to his loved ones, to family members, to all those who knew him, who knew his work. We're deeply saddened by the death of Arshad Sharif. We encourage a full investigation by the government of Kenya into his death. It's not entirely clear that we know all the circumstances at this point regarding what led to his death, but we do urge a full investigation. Sir, Arshad Sharif called me day before yesterday. I was talking to him on the phone, and he told me that he applied to renew his US visa from Dubai, United Arab Emirates, but it was rejected. So, sir, is there any kind of special kind of thing that you like help those kind of journalists, or people who just like facing death threats and apply for the visa? I mean, just came into my mind this question. I was talking to him yesterday, and I was trying to help him. It's difficult for me to speak with any specificity regarding what we can do with a particular individual, but we have programs around the world in the first instance to bolster protections for those who are exercising what is another universal right, the right to freedom of expression, the right to information. And it's clear through his work that Arshad Sharif was dedicated to that fundamental right of freedom of expression, took him around the world. His work was known around the world. USAID has a number of programs to work with governments around the world to bolster those rights, to bolster independent media. We have taken action, the department and others have taken action when we are aware